ईशान ने यह नहीं बताया कि वह एक भेड़िया था, वरना लोग सोचते कि यह एक पिल्ला है, एक ऐसे पिल्ले की तरह जिसकी आंखें तेज थीं। ऐसा ही लग रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में मैं इससे बड़ा एक भेड़िया बुला सकता था, उसने सोचा। इस समय की उसकी जादुई शक्ति के लिए ये ठीक था। अगर उसने और कोशिश की तो उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो सकती थी। इसलिए संकुल जादू इतना प्रसिद्ध नहीं है, उसने मन में कहा। लगभग 90% जादूगर पहले स्तर पर रह जाते हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश के लिए संकुल जादू केवल प्यारे जादुई जानवरों को बुलाने या उनसे खेलने का एक साधन था। वाह, मैंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा, एक सैनिक बोला। और तुम राजधानी से आए हो, एक और सैनिक ने कहा। बिल्कुल, मैंने इसे देखा है, पहला सैनिक उत्तेजना के साथ बोला। सैनिकों ने जादू के बारे में चर्चा करना शुरू किया और वे स्पष्ट रूप से इससे प्रभावित थे। इधर आओ, ईशान ने भेड़िया आत्मा को बुलाया, उसे वहां ले जाने के लिए जहां खून बहा था। वो जीव पिल्ले की तरह दौड़ता हुआ आया। क्या तुम इन गंधों का पता लगा सकते हो? ईशान ने पूछा। भेड़िया आत्मा ने चारों ओर सूंघा, खोए हुए लोगों की गंध को ट्रैक करने की कोशिश की। मिस्टर मैच, एक गार्जियन ने कहा। बोलो, ईशान ने उत्तर दिया। मुझे खेद है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन हमने पहले से ही कुत्ते छोड़े हैं, पर वे कोई रास्ता नहीं खोज पाए। गॉब्लिन ने हमें भ्रमित करने के लिए झूठी गंधें छोड़ी होंगी। लगता है गंध से उन्हें ढूंढना बेकार है, ईशान ने स्वीकार किया। नाइट ने सही बात कही। हालांकि, ईशान ने जवाब दिया, लोग कहते हैं कि कुत्ते की गंध इंसान से 100 गुना बेहतर होती है ना? हाँ, मैंने भी सुना है, नाइट ने कहा। तो एक भेड़िया आत्मा की गंध कुत्तों से 100 गुना बेहतर होती है। क्या ये सच है? नाइट ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैंने यह एक किताब में पढ़ा। क्या सच में? नाइट ने पूछा, रुचि से। जादू के बारे में सब कुछ, यह एक प्रसिद्ध किताब है, जिसे आर्कमेज ल्यूक ने लिखा है, ईशान ने बताया। मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन, नाइट ने कहा, उसकी आत्मविश्वास में कमी आ गई। नाइट ने भेड़िया आत्मा की ओर देखा, जिसका मासूम सूंघना इस गंभीर मिशन को हल्का कर रहा था। क्या ये जीव सच में सक्षम है? उसने सोचा। फिर भी, नाइट ने किताब की प्रसिद्धि को पहचाना। उसने खुद भी इसे पढ़ा था, जो विभिन्न प्रकार के जादू का वर्णन करती थी। लेकिन फिर भी, क्या ईशान पर भरोसा किया जा सकता था? ये संदेह उसके मन में था। हौवल, तारानकन भेड़िया आत्मा ने सूंघना बंद कर दिया और गरजने लगी, जैसे वह उन्हें अनुसरण करने के लिए कह रही हो। चलो, ईशान ने आदेश दिया। सभी लोग, ईशान सहित, चलने लगे। भेड़िया आत्मा उनके आगे थी। यह व्यस्तता से रास्ता खोज रही थी, जैसे कि ईशान की पिछली जिंदगी में। उसने याद किया कि कैसे जादूगर माको ने इसी तरह का रास्ता चुना था। सूंघ सूंघ, तारानकन ये जंगल में तेजी से दौड़ रही थी, जिससे जानवर डरकर भाग रहे थे। यहां तक कि जंगली जानवर भी पीछे हट गए। पिल्ला जैसी दिखने के बावजूद, यह अभी भी एक जंगली आत्मा थी। हॉन्फ गार्जियन की सांसें तेज हो रही थीं क्योंकि वे जंगल में गहराई में जा रहे थे, जब वे अपनी राह खोने के बारे में चिंता करने लगे। गुर्रा भेड़िया आत्मा अचानक रुक गई, एक सतर्क स्थिति अपनाते हुए। रुको, ईशान ने आदेश दिया। ठहरो, अनुभवी नाइट ने कहा, जिससे सभी लोग झुक गए। खरखर ईशान सावधानी से आगे बढ़ा। एक घाटी, उसने देखा। उनके सामने एक विशाल खाई थी, जो बहुत गहरी और खतरनाक थी। घाटी की दीवार पर एक गुफा थी, जो एक डैन के लिए आदर्श स्थान था। देखो, उधर, एक सैनिक ने जल्दी से कहा, घाटी की ओर इशारा करते हुए। सभी के चेहरे पर रंग उड़ गया। क्या ये संभव है? एक और सैनिक ने कहा। गॉब्लिन, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा। घाटी के तल पर एक चौंकाने वाला दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि वहां कितने हैं, ईशान ने गंभीरता से कहा। गॉब्लिनों की बड़ी संख्या इकट्ठा थी। ईशान के त्वरित आकलन से, वहां 500 से अधिक गॉब्लिन थे। अचानक,
वे ड्रम की भारी आवाज के साथ एक ताल में चलने लगे। उन्होंने एक गोल बना लिया जिसमें केंद्र की ओर एक रास्ता था, जैसे प्रशिक्षित सैनिक। यह क्या है? स्काउट्स ने एक स्वर में पूछा। उनकी नजरें गॉब्लिनों के बीच एक अप्रत्याशित आकृति पर थीं। एक हॉबगॉब्लिन, ईशान ने सोचा, हैरान होकर। यह एक पुरुष के आकार का था, हल्के गुलाबी रंग का। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? हॉबगॉब्लिन आमतौर पर दक्षिणी घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जो ईशान के ज्ञान के विपरीत था। तो यह उन्हें लीड कर रहा है, उसने समझा, ये जानते हुए कि यह गॉब्लिनों का राजा है। डूम डूम डूम। फिर से ड्रम की आवाज तेज हुई जब और गॉब्लिन गुफा से बाहर आए, कुछ लेकर। जमींदार, अनुभवी नाइट ने कहा, पहचानते हुए। ये सच में जमींदार था जिसे गॉब्लिन ले जा रहे थे। वो अभी भी जिंदा है, एक सैनिक ने चिल्लाया। और हमारा कप्तान, एक और ने कहा, भय से भरे चेहरे के साथ। सिर्फ जमींदार ही नहीं, बल्कि उसका बेटा लाभ मोग्रियन और जेम्स मोग्रियन, नाइट्स के कप्तान, साथ ही अन्य कैदियों को भी केंद्र की ओर खींचा जा रहा था। कियाक 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 कियाक। तारानकन गॉब्लिनों की तेज चीखें घाटी में गूंजने लगीं। उन्होंने मानवों पर गंदगी फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वातावरण में घृणा और पागलपन फैल गया। मानवों की नृशंसता शुरू हो गई थी। सुरोग अनुभवी नाइट ने अपनी तलवार खींच ली। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। हमें अपने जमींदार की रक्षा करनी है, उन्होंने कहा, घाटी में उतरने के लिए चट्टान की ओर बढ़ते हुए। अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम सब मर जाओगे, ईशान ने चेतावनी दी। गॉब्लिनों की संख्या बहुत अधिक थी, जीतना असंभव था। लेकिन हम बस यहां खड़े नहीं रह सकते, एक सैनिक ने विरोध किया। ईशान ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। बस यहां रहकर देखो, उसने दृढ़ता से कहा। क्या? उन्होंने हैरानी से कहा। उसके बाद ईशान बिना किसी हिचकिचाहट के घाटी में कूद गया। मिस्टर मैज, अनुभवी नाइट ने चौंक कर कहा। फेदर फॉल, ईशान ने मर्मड, जादू को सक्रिय करते हुए। वो नीचे गिरने के बजाय धीरे धीरे गिरने लगा, गॉब्लिनों के केंद्र की ओर। सही ढंग से खुद को स्थिति में लाते हुए उसने जमींदारों और अन्य कैदियों के करीब उतरने की कोशिश की, आशा करते हुए कि वह गॉब्लिनों को एक ही झटके में खत्म कर सके। मुझे अपनी जादुई शक्ति के गहरे स्तर में जाना होगा, उसने तय किया। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्ति को खींचा, उसने अपनी दाहिनी हाथ में ठंडी ऊर्जा की एक धारा महसूस की, जिससे हवा में बर्फ के तीर बने। कियाक कियाक कियाक। जैसे जैसे वह करीब आया, गॉब्लिनों की चीखें तेज होती गईं। उनकी अनोखी आवाजें कानों में कर्कश थीं। बस थोड़ा और, ईशान ने सोचा, अपने लैंडिंग एंगल को सही करते हुए। वह अब जमींदार और बाकी लोगों को देख सकता था, लेकिन अभी भी कुछ दूरी थी। बस थोड़ा और। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, ईशान ने अपने पैरों में जादुई शक्ति भर दी, ताकि वो लैंडिंग का झटका सहन कर सके। कियाक। एक एक करके गॉब्लिनों ने उसे देखना शुरू किया, एक इंसान जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। हॉबगॉब्लिन ने अपने कुल्हाड़ी को कस लिया। रद्द करो। ईशान ने अचानक फेदर फॉल जादू को समाप्त कर दिया, जिससे वो तेजी से गिरने लगा। लेकिन वह तैयार था। जमीन की दूरी कम थी, और उसकी जादुई शक्ति से भरे पैरों ने सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की। धम। तारानकन जमींदार, उसके बेटे और अन्य कैदियों के सामने ईशान उतरा। फ्रॉस्ट, उसने आदेश दिया, अपनी दाहिनी हाथ जमीन पर रखते हुए। नोवा, उसने कहा, अपनी बर्फ के जादू को छोड़ते हुए। फ्रॉस्ट नोवा। क्रैक क्रैक क्रैक। तारानकन ईशान से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा ने गॉब्लिनों को घेर लिया, इससे भी अधिक शक्ति के साथ जो उसने पहले के जादू में इस्तेमाल की थी। उसकी सारी जादुई शक्ति का उपयोग करके कियाक कियाक। घाटी, जो पहले गॉब्लिनों की चीखों से भरी थी, अब एक ठंडी नरक में बदल गई, जहां केवल गॉब्लिनों की चीखें गूंज रही थीं। ये है एक जादूगर की शक्ति जिसे केवल किताबों में ही कल्पना की जा सकती थी, ने स्काउट्स को चकित कर दिया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जादूगर। तो ये है मेरे जीवन का अंत।
लॉर्ड मार्कस ने दुख में अपने आप को झकझोरते हुए सोचा कि वह गॉब्लिनों के हाथों मारा जाएगा। इस तरह मरना शर्म की बात थी, ये जानकर कि नाइट्स और गायक उसके और उसके परिवार के बारे में मजाक बनाएंगे। कम से कम मुझे अपने बेटे लाभ को बचाना चाहिए था। राक्षसों का शिकार हमेशा उसकी एक शौक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शौक उसके घर के भविष्य को बर्बाद कर देगा। कीक, उसने सामने एक गॉब्लिन को देखा, लेकिन ये दूसरे गॉब्लिनों से अलग था। इसका रंग गुलाबी था, शरीर बड़ा था और ये लड़ाई में माहिर था। इसके अलावा ये बाकी गॉब्लिनों का नेता था। एक घात लगाई गई थी और उसकी सेना अनगिनत गॉब्लिनों द्वारा हरा दी गई थी। प्रांत को जानकारी देनी होगी। उसने सैकड़ों गॉब्लिनों और उन्हें लीड करने वाले गुलाबी गॉब्लिन को देखा। अब वे केवल शिकार नहीं थे, वे खतरनाक डाकुओं की तरह लग रहे थे। धम तारानकन, जब वो सब कुछ छोड़ने वाला था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। फ्रॉस्ट नोवा। फिर उसने एक लड़के की आवाज सुनी। बेहोश होने से पहले उसने उस लड़के को देखने की कोशिश की, लेकिन वह केवल उसके पीछे देख सका। वो लड़का जरूर। एक ठंडी बर्फबारी फैल गई। घाटी गॉब्लिनों की चीखों से भर गई। जब उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, तो लड़का पलटा। पापा, क्या? पापा। यह आवाज लड़के की नहीं थी। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? पापा। लॉर्ड मार्कस ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने अब न तो लड़के को देखा, न गॉब्लिनों को, और न ही ठंडी बर्फबारी को। वो अपने परिचित कमरे में था। वनिता अपने पिता को पुकार रही थी, जब उसने देखा कि उसका बेहोश पिता अब जागने लगा है। ओह, क्या हुआ? उसने पूछा, उसकी आवाज में उलझन थी। मिस्टर मेज ने आपको और लाभ को बचाया। बाकी लोगों का क्या? क्या वे ठीक हैं? खैर, गॉब्लिनों द्वारा पकड़े गए लोग बच गए थे, लेकिन जो सैनिक पहले हमले में मारे गए थे, उन्हें नहीं बचाया जा सका। यहां तक कि एक जादूगर भी मृतकों को वापस नहीं ला सकता। मैं कितने समय से बेहोश था? आप 2 दिन तक बेहोश रहे। हम सब आपके लिए चिंतित थे। एलरेक को मेरे पास लाओ। एलरेक बुजुर्ग बटलर का नाम था। क्या? लेकिन आपको पहले माँ और लाभ से मिलना चाहिए। मैं मिलूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ करना है। वनिता ने बहस करना बंद कर दिया और एलरेक को लाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। यह अजीब है, मैंने कभी वनिता को इतना आज्ञाकारी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद सफेद दाढ़ी वाला बटलर कमरे में दौड़ता हुआ आया। सर लॉर्ड, शुक्र है कि आप ठीक हैं। आपने मेरी देखभाल करने में कठिनाई उठाई होगी। नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बस खुश हूं कि आप जाग गए हैं। बुजुर्ग बटलर राहत से भरा हुआ था। लॉर्ड मार्कस ने उसकी पीठ थपथपाई। कितने लोगों की जान गई? सर, मैं तैयार हूं। बस मुझे संख्या बताओ। 12 सैनिक और सर लॉटन। बहुत कीमती जानें उसके शौक के लिए बलिदान दी गई। क्या होता अगर गॉब्लिनों ने हमले के समय सभी को मारने का फैसला किया होता? जो लोग शिकार पर गए थे, वे मौत से नहीं बच पाते। ये भयानक है। लॉर्ड मार्कस ने पीड़ितों के प्रति मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। वो एक गणनात्मक व्यक्ति था, लेकिन उसके सभी गणनात्मक कार्य उसके प्रांत और वहां रहने वाले लोगों के लिए थे। कई वफादार लोग जो अपने जीवन को प्रांत के लिए समर्पित करते थे, अब मर चुके थे। उसे इसके लिए भारी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। क्या हमने शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा दिया है? हाँ, हमने उन्हें हमारी ओर से सर्वश्रेष्ठ सहायता प्रदान की है। अच्छा काम। उफ, लॉर्ड मार्कस ने सिर हिलाते हुए कराह की। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वह अभी भी सिरदर्द महसूस कर रहा था। बुजुर्ग बटलर ने चिंता के साथ उसकी ओर देखा। आपने कहा कि एक जादूगर ने मुझे बचाया। क्या वो मिस्टर माको था? लॉर्ड मार्कस ने सोचा कि शायद माको ने उसकी मदद की। उसने एक युवा लड़के को अपनी यादों में देखा, लेकिन ये तय नहीं कर पाया कि यह सिर्फ उसका सपना था या नहीं। इसके अलावा ईशान तो बस एक बच्चा था, भले ही उसमें अपार क्षमता हो। नहीं, सर, क्योंकि मिस्टर माको एक और मिशन पर प्रांत छोड़ चुके थे, मैंने मिस्टर मेज से मदद मांगी। तो यह कोई भ्रम या सपना नहीं था। उन्होंने हम सभी को बचाया।
अब उसे एहसास हुआ कि जो ठंडी बर्फबारी उसने देखी थी वो ईशान ने बनाई थी। अब उसे समझ में आया कि ईशान को सम्राट से इतनी सहायता क्यों मिली थी। अब मैं समझता हूँ राजाओं और आइवरी टॉवर को उसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी। उन्होंने हाउस ऑफ मोग्रीन को उसकी रक्षा के लिए कहा था, वरना अन्य देश या शक्तियां उसे छीनने की कोशिश करेंगी। युद्ध के युग के अंत के बाद दुनिया 3 बड़े देशों में विभाजित हो चुकी थी। प्रत्येक देश अपनी शक्ति और धन को जादूगरों को बढ़ाने में लगा रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला युद्ध कब होगा, जो किसी भी समय हो सकता है। यहाँ तक कि इस समय प्रत्येक देश दूसरे देशों की जासूसी कर रहा था। वे उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगे, वे उसे मनाने की कोशिश करेंगे। ये जादूगरों का युग था। जादूगर ही अगले युद्ध का परिणाम तय करेंगे। अन्य देशों के जादूगर प्राथमिक हत्या के लक्ष्य होते हैं, विशेष रूप से एक प्रतिभाशाली जादूगर के लिए। लेकिन ईशान अभी भी एक बच्चा था। वह इतना छोटा था कि उसे मनाया जा सके, इससे पहले कि उसे मार दिया जाए। मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लड़के की जिंदगी का ऋणी हूँ। लॉर्ड मार्कस ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, तो मिस्टर मेज कहाँ है? मैं उनसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। अरे, अभी उनसे मिलना मुश्किल है। क्यों? क्या वो गंभीर रूप से घायल है? नहीं, वो ठीक है। लेकिन बुजुर्ग बटलर ने थोड़ी देर रुककर फिर थोड़ी शर्माते हुए कहा, वह बेचने के लिए बाहर गया है। बेचने के लिए? जब लॉर्ड मार्कस अपने महल में ठीक हो रहे थे, ईशान एक बार फिर गॉब्लिनों के डैन में बातचीत कर रहा था। ये सभी शव बेहतरीन गुणवत्ता के हैं। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। एक मोटा मध्यवर्गीय आदमी जो महंगी पोशाक पहने हुए था, ईशान से सम्मान के साथ बोला, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उन्हें मरने से पहले ही जमा कर लिया था। बिल्कुल सही। आपने कितना अच्छा निर्णय लिया। वह आदमी इस प्रांत की सबसे बड़ी व्यापार कंपनी, फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी, का व्यापारी था। इनकी कीमत कितनी होगी? ईशान अब व्यापार कर रहा था। गॉब्लिनों के शवों को क्यों बर्बाद करें? अगर इन्हें यहां छोड़ दिया गया तो ये पिघलने के बाद सड़ जाएंगे। इन्हें बेचना बेहतर विकल्प था। चलो देखते हैं। 621 गॉब्लिन शव बेहतरीन गुणवत्ता के हैं। और फिर राक्षसों के शवों की बहुत कीमत होती है। हर भाग को अल्केमिस्टों द्वारा कीमती सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इनकी मांग अन्य क्षेत्रों में भी होती है। बेशक गॉब्लिन के शव महंगे नहीं होते, वे कमजोर और सामान्य राक्षस होते हैं। लेकिन इस बार शवों की संख्या बहुत अधिक थी। और एक हॉबगॉब्लिन का शव, वाह! मुझे वास्तव में यहाँ ये शव देखने की उम्मीद नहीं थी। ईशान ने सहमति जताई। यहाँ हॉबगॉब्लिन का आना असामान्य था। इसे बाद में जांचने की आवश्यकता होगी। खैर, इसकी कीमत कम से कम 1000 सोने की होगी। तुम्हें इसे देखना चाहिए था। चलो, अब बंद करो। बर्फ अचानक क्रैक की आवाज के साथ आए। सच में? तुमने कितनी बार ये कहा है? सैकड़ों गोब्लिन चिल्ला रहे थे। सांस, तारांकन, यह उस किताब से कहीं ज्यादा शानदार था जो मैंने पढ़ी थी। आसमान ढलती हुई धूप से जगमगा रहा था जब 2 सिपाही प्रांतीय किले की पहरेदारी कर रहे थे। बाएं ओर का सिपाही उस दूसरी पार्टी का स्काउट था जो ईशान के साथ गया था। दाएं ओर का सिपाही पहले पार्टी का था जो आराम कर रहा था। यहां तक कि योद्धा भी हैरान थे। तो तुम कह रहे हो कि उन्होंने बुदबुदाया, वह है एक जादूगर? बिल्कुल सही। दाएं ओर का सिपाही सिर हिलाकर बोला। वो पहले ही यह बहुत बार सुन चुका था। पहले जब उसने सुना था तो वह काफी उत्सुक था। क्या ये सच है? सच में? अद्भुत। लेकिन अब उसे ये बार बार सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे लैंडलॉर्ड को भी बचाया। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक किताब लिखूंगा, जादूगर और भाले मास्टर की गाथा। क्या तुम्हें अपना दिल धड़कता हुआ महसूस नहीं होता? बाएं ओर का सिपाही अपनी भाले से जमीन पर थपथपा रहा था, जैसे कि भाले मास्टर का इशारा उसे ही था। भाले मास्टर? बकवास। इसमें क्या गलत है? मैं वास्तव में भाले चलाने में अच्छा हूं। क्या तुम लिखना भी जानते हो? हे, मैं इसे सीख रहा हूं। हम्फ, हाँ, सही है।
जब ये दोनों सिपाही बातें कर रहे थे, तभी एक छोटी बच्ची किले की ओर आए। मिस्टर मेज, बाएं ओर के सिपाही ने तुरंत ईशान को पहचान लिया। वह वही था जिसके बारे में उसने पूरे दिन बात की थी। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, लैंडलॉर्ड जाग गया है। यह एक सुखद खबर थी। अंततः ईशान बिना किसी चिंता के रात का खाना खा सकता था। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो किले के अंदर गया। वहां के सेवकों के चेहरे बदल चुके थे। किला अब ऊर्जा से भरा हुआ था, जो कल तक नहीं था। ओह मिस्टर मेज, यह आवाज पुरानी बटलर ह्रोथगर की थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने सुना कि लैंडलॉर्ड जाग गया है जब मैं आ रहा था। ओह, क्या तुमने सुना? हाँ, ये राहत की बात है। पुराने बटलर की खुशी स्पष्ट थी। वो उस घर के लिए एकदम सही बटलर थे। क्या रात का खाना सामान्य समय पर शुरू होगा? ओह, बिल्कुल। इस बार लैंडलॉर्ड ने तुम्हें उसके साथ रात का खाना खाने के लिए बुलाया है। उसे लगता है कि तुम्हें उससे कुछ कहना है। कुछ कहना? बेशक, ईशान ने उनकी जानें बचाई। न केवल लैंडलॉर्ड की, बल्कि उसके बेटे, योद्धाओं और सिपाहियों की भी। अगर कुछ न कहने के लिए होता, तो यह अजीब होता। मैं रात के खाने में आऊंगा, तो जब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें एक गाइड भेज दूंगा। फिर ईशान अपने कमरे में गया, जो उसके और उसकी मां का बड़ा कमरा था। ईशान, क्या तुम अभी आए हो? उसकी आवाज सुनकर उसे राहत मिली। हमेशा की तरह वनीता ने ईशान का स्वागत किया। हाँ माँ, मैं आया हूँ। अचानक ईशान ने अपनी बात रोक दी। वो पोशाक। हूँ। आह ये। वनीता ने धीरे धीरे अपने कपड़ों को दिखाया। ईशान ने चौंकने की वजह ये थी कि उसने जो कपड़े पहने थे, वह पहले उन्हें पहनने से मना कर चुकी थी। लेकिन अब वह शाही कपड़ों में थी और कीमती गहनों से सजी थी। क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है? मुझे यकीन नहीं है। ये सच में अच्छा लग रहा है। उसकी सुंदरता ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। क्या सच में ये राहत की बात है? तो क्या हुआ? खैर, छोटी लड़की ने इसे मेरे लिए चुना। छोटी लड़की? हाँ, गहनों के साथ भी। छोटी लड़की का मतलब शायद लैंडलॉर्ड की बेटी मार्गरेट था। शायद उसे मेरे पुराने कपड़ों में असहज लग रहा था। ये संभव है। उसे कुछ दिन पहले ऐसा ही महसूस हुआ होगा। शायद अब उसकी सोच बदल गई है। खैर, कम से कम उसने यहाँ अच्छा काम किया। तारानकन ईशान ने अपनी माँ को एक पल के लिए देखा। उसकी उम्र 27 थी। वो न तो बहुत युवा थी और न ही बहुत बूढ़ी। अगर वह किसी रानी के रूप में जन्मी होती, तो वह किसी भी सामाजिक पार्टी की स्टार होती। तारानकन। ये साफ था जब उसने अपनी मां को पूरी तरह से सजी धजी देखा। ईशान महाद्वीप का सबसे बड़ा जादूगर था और उसे कई खूबसूरत लड़कियों से प्रस्ताव मिले थे, जिन्हें साम्राज्य के फूल कहा जाता था। लेकिन वह केवल कुछ ही लड़कियों को याद कर सकता था जो उसकी मां की खूबसूरती के बराबर थी। मुझे नहीं पता कि मैं, इस खूबसूरत महिला का बेटा, इस रूप में कैसे पैदा हुआ। तारानकन। ईशान ने रक्त की अजीबियत को समझा। उसके पिता को एक बार और कहा गया था। ये सोचते हुए वह सौभाग्यशाली था कि वह औसत दिखने वाला पैदा हुआ। हूँ। उसने याद किया कि उसने गोबलिन के शवों को बेचकर जो सोना कमाया था, वो सब उसे औषधियों पर खर्च करने का सोचा था। मुझे कुछ सोना बचाना चाहिए। तारानकन। उसने सोचा कि उसकी माँ के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए थोड़ा पैसा बचाना बेहतर होगा। उसे पता था कि वह और भी सोना कमा सकता है जब वह और भी राक्षसों का शिकार करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अब से ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ। चलो माँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए। तुम्हारा ये क्या मतलब है कि मुझे गर्व महसूस करना चाहिए? एक कहावत है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जानता है कि वह प्रतिभाशाली है, और एक सुंदरता जानती है कि वह सुंदर है। अगर वे इसे नहीं समझते, तो यह अजीब है। हम दोनों हैं, है ना? ये छोटा सा फरिश्ता, क्या तुम अब जादूगर बनकर अपने आप को दिखा रहे हो? उसने शर्म की वजह से ईशान का गाल हल्का सा खींच लिया। ईशान ने अपने मां के हाथ से बचने की कोशिश नहीं की,
जैसे कि एक सामान्य 10 साल का लड़का करता। कम से कम मेरी माँ के लिए। तारांकन उसे लगता था कि उसकी माँ को अचानक हुए बदलाव में अजीब लग रहा होगा। वह इस बार उसके लिए एक प्यारा बच्चा बनना चाहता था। खटखट। तारांकन जब ईशान का गाल खींचा जा रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ, ईशान ने जल्दी से चिल्लाया और उसकी माँ ने तुरंत उसका गाल छोड़ दिया। मिस्टर मेज, मिसेस पेज। एक नौकरानी दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसने उन्हें विनम्रता से नमस्कार किया। रात का खाना तैयार है, क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। ईशान और वनीता ने सेविका का अनुसरण किया। खाने की मेज पर बड़ा लैंडलॉर्ड और उसका परिवार, सभी ईशान का इंतजार कर रहे थे। खाना अभी तक नहीं आया था। जैसा कि पुराने बटलर ने बताया था, ऐसा लग रहा था कि लैंडलॉर्ड पहले ईशान से बात करना चाहता था। ओह, स्वागत है, स्वागत है। एक स्वागतपूर्ण मुद्रा में लैंडलॉर्ड ने उनका स्वागत किया। पहले की बार की तुलना में इस बार उसने वास्तव में उनका स्वागत किया। तुम्हारी चोटें कैसे हैं? जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके धन्यवाद से वे ठीक हैं। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं वास्तव में तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक विनम्रता के साथ बड़े लैंडलॉर्ड ने ईशान का धन्यवाद किया। उसका बेटा लब भी ईशान को नमस्कार किया। तुमने मोर्गेन घर का वर्तमान, भविष्य और आधार बचाया है। अगर मैं इस आभार को ठीक से नहीं चुकाता, तो मुझे साम्राज्य का बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं कहा जाना चाहिए। घर का वर्तमान बड़े लैंडलॉर्ड को संदर्भित करता है, भविष्य उसके उत्तराधिकारी को, और आधार योद्धाओं और सिपाहियों को। मैंने इसके बारे में सोचा। पहले मैंने पैसे और जमीन के बारे में सोचा, जो एक बड़ा प्रतिफल होगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह सब तुम्हारे लिए बेकार चीजें होंगी। बड़े लैंडलॉर्ड ने थोड़ी देर के लिए रुककर गहरी सांस ली। वो अभी भी अपनी चोटों से पीड़ित था और बेहोश रहने के दौरान का समय उसके लिए कठिन था। ओह, कृपया गलत मत समझो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम पहले ही मानव के सामान्य इच्छाओं को पार कर चुके हो, या कुछ बकवास। मेरा मतलब यह है कि एक जादूगर के रूप में तुम इसे कभी भी हासिल कर सकते हो। ये सच था। ईशान ने मार्गरेट से भी ऐसा ही कहा था, जिससे वह थोड़ी कांप गई थी जब उसने ईशान के शब्दों को याद किया। तो मेरा निष्कर्ष ये है, बड़े लैंडलॉर्ड ने टेबल पर एक पुराना साधारण लकड़ी का बक्सा रखा। कृपया इसे खोलो। बड़े लैंडलॉर्ड ने ईशान को देखा और उसे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ईशान को पता था कि इसमें क्या है। मोर्गेन अंगूठी। तारांकन वह इसे देखकर पहचान गया। यह मोर्गेन अंगूठी का बक्सा था। एक बार इसे उधार लेना समझदारी थी। तारांकन मोर्गेन पर्वत पर घटना के बाद ईशान ने वादा किया था कि वह अंगूठी लौटाएगा, ये कहते हुए कि इसने उसे बहुत मदद की। मैं इसे बाद में बताने की सोच रहा था। तारांकन उसने नहीं सोचा था कि वे उसे बिना पूछे ही वापस देंगे। संतोष के साथ ईशान ने बक्सा खोला। जैसा कि उसने सोचा था, मोर्गेन अंगूठी बक्से में थी। मैंने कहानी सुनी है, तुमने कहा था कि तुम अंगूठी से माना महसूस कर सकते हो। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। मुझे पता नहीं था, मैंने इसे केवल एक पुरानी अंगूठी समझा। बड़े लैंडलॉर्ड ने अंगूठी को देखकर रुककर सोचा, जो घर की धरोहर थी। इस अंगूठी में क्या शक्ति है? क्या ये तुम्हारे लिए मददगार है, मिस्टर मेच? ईमानदारी से, मैं इसे चुराने की इच्छा रखता हूँ। क्या यह इतनी महत्वपूर्ण है? ये सुनकर अच्छा लगा। वो संतोष से सिर हिलाया। यह अंगूठी मैं तुम्हें दूंगा। किसी बाहरी व्यक्ति को घर की धरोहर देना आम बात नहीं है। धरोहर में घर का इतिहास शामिल होता है। फिर भी परिवार के किसी सदस्य ने कोई आश्चर्य नहीं जताया। उन्हें शायद पहले से इस पर सहमति थी। लेकिन क्या ये तुम्हारे घर की धरोहर नहीं है? कृपया इसे एक संकेत के रूप में समझो। संकेत क्या? ये संकेत है कि अब से जादूगर ईशान पेज, हम अब तुम्हें मोर्गेन घर के अनंत अतिथि के रूप में सेवा देंगे। यह एक आश्चर्यजनक वादा था जो बड़े लैंडलॉर्ड ने किया था। अनंत अतिथि केवल एक साधारण उपमा नहीं थी,
यह एक दीर्घकालिक वचन था जिसे साम्राज्य के एक कुलीन को निभाना होता है। क्या तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे? बड़े लैंडलॉर्ड ने गंभीरता से पूछा। सभी ईशान के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। तारानकन ईशान ने सोचना शुरू किया। यह वचन केवल एक साधारण प्रतिफल नहीं था, क्योंकि ईशान को मोर्गन के बड़े लैंडलॉर्ड की विशेषताएं पता थीं। घाटी में उसने ईशान में इमेंस पोटेंशियल देखा होगा। इस उपहार के साथ वो ईशान के साथ एक मजबूत बंधन बनाने की कोशिश कर रहा था। यह एक बुरा प्रस्ताव नहीं है, तारानकन ईमानदारी से, यह एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव था। भविष्य में ये ईशान के लिए मददगार होगा। उसने अपनी अंगुली बढ़ाई और उत्तर देने के बजाय मोर्गन अंगूठी पहन ली, इस वचन को स्वीकार करते हुए। मोर्गन घर। जैसे ही बड़े लैंडलॉर्ड ने ईशान को अंगूठी पहनते देखा, उसने अनंत अतिथि की शपथ पढ़ी। हम हमेशा ईशान पेज का स्वागत करेंगे और हम वादा करते हैं कि जब भी उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी, हम खुशी खुशी उनके साथ रहेंगे। यह वादा पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगा, गंगा नदी के सबसे उत्तरी धारा के नाम पर। इस शपथ के बाद ईशान मोर्गन घर का अनंत अतिथि बन गया, जो उत्तरी क्षेत्र का महान घर था। साम्राज्य का ढाल, गंगा नदी के सबसे उत्तरी धारा, मोर्गन घर। ये ईशान पेज के लिए एक पहला कदम था, जो उसने अपने पिछले जीवन में नहीं उठाया था। जब ईशान को मोर्गन घर का अनंत अतिथि घोषित किया गया, तो बड़े लैंडलॉर्ड ने तुरंत उसके लिए एक काफिला तैयार किया। मुझे नहीं लगता कि हम उसे सुरक्षित रखने के लिए सही लोग हैं। काफिले में लगभग 20 लोग थे, जिसमें अनुभवी योद्धा अर्जुन शामिल थे, जो ईशान के साथ घाटी में गए थे, और विक्रम, जो खुद को भाले मास्टर कहता था। वे उसकी सुरक्षा करते हुए उसके साथ यात्रा कर रहे थे और काम निपटा रहे थे। मुझे भी यही लगा, सिपाही विक्रम ने अनुभवी योद्धा को जवाब दिया। दोनों ने उस ठंडी बर्फीली जगह को देखा था, जिसे ईशान ने घाटी में बनाया था। क्या लैंडलॉर्ड ने उन्हें उसकी सुरक्षा के लिए भेजा? अगर कोई भेड़िया वहां से गुजरे, तो वह इस स्थिति पर हंसता। शायद हम ही हैं जो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, मैं सहमत हूं। काफिला 20 लोगों का बना था। ईशान के पीछे चलकर वे प्रांत के अंत की ओर, लॉर्ड गांव की ओर बढ़ रहे थे। वो उस अल्केमिस्ट से मिलने जा रहा था, जिसका सुझाव व्यापारी ने दिया था। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? विक्रम ने ईशान से पूछा, जो उसके आगे चल रहा था। आमतौर पर लोग जादूगरों का सामना करते समय डरते हैं, विशेषकर अगर वे घाटी के दृश्य को देखते हैं। लेकिन ये सिपाही, विक्रम, ईशान से डरता हुआ नहीं दिखता था। चाहे वह योद्धाओं का सामना कर रहा हो या जादूगरों का, वो बहुत दोस्ताना था। क्या वो अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करता है? ईशान ने उसे देखा और निष्कर्ष निकाला, जल्द ही ये सिपाही ऊंचे जातियों या जादूगरों से डांट खाएगा। क्या लॉर्ड गांव अभी भी दूर है? हाँ, हम वहां जल्द पहुंचेंगे। ये थोड़ा दूर है ना? जवाब देने के बजाय ईशान ने उसे एक सवाल देकर विषय बदल दिया। जैसा कि ईशान ने चाहा, विक्रम ने पहले पूछे गए सवाल को भूल गया। हालांकि विक्रम का मन कुछ और ही था। ये वास्तव में मुझे नर्वस कर रहा है। ईशान के सवाल से विक्रम ने खुद को शांत किया। सच में वो ईशान से उतना ही डरा हुआ था जितना और लोग। शक्ति एक भयानक जादू की तरह नोबल्स के लिए होती है। वह ऐसे व्यक्ति का सामना आसानी से कैसे कर सकता था? इसके अलावा उसने उसे ज्यादा समय तक नहीं जाना था। लेकिन मुझे सहन करना होगा। यह एक मौका है, मेरे लिए एकमात्र मौका। जिस कारण वह अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत कर रहा था, वह था एक साक्षात्कार, उसके जीवन के लक्ष्य के लिए एक साक्षात्कार। कब मुझे एक जादूगर के साथ बात करने का मौका मिलेगा? ये सपना उसने अपने साथियों को हमेशा बताया जब भी उसके पास समय होता। रिटायरमेंट के बाद एक वीरता की गाथा लिखना। सभी ने उसके इस लक्ष्य पर हंसी उड़ाई, लेकिन विक्रम गंभीर था। जादूगर और भाले मास्टर एक उत्कृष्ट कृति होगी। इस सपने की ताकत इतनी बड़ी थी कि उसने उसकी जिंदगी बदल दी। पहले जब भी उसे छुट्टी मिलती थी, वह हमेशा शराब पीता था। अब
उसने अपने समय का उपयोग लिखने के कौशल सीखने में किया। जो वेतन पहले शराब पर खर्च होता था, वो अब कागज, किताबें और स्याही खरीदने में खर्च होता था। जोश बढ़ाओ, मैं कर सकता हूं। कोई हिचकिचाहट नहीं, चलो चलो चलो। थोड़ी आत्म प्रेरणा के साथ विक्रम ने मजबूती से अपने भाले को पकड़ा। अब समूह गांव के करीब पहुंच गया था। जब तुम उस पहाड़ी पर चढ़ोगे तो तुम गांव देखोगे, अनुभवी योद्धा अर्जुन ने कहा। ये गांव बहुत दूर था, जैसे किसी ने इसे प्रांत से उठाकर कहीं और रख दिया हो। उसने इसे अपने पिछले जीवन में केवल सुना था, लेकिन कभी वहां नहीं गया था। अल्केमिस्ट रोहन था न? वो अल्केमिस्ट जो राजधानी से आया था और लॉर्ड गांव में रहता था। व्यापारी के अनुसार वह यहाँ एक विशेष जड़ी बूटी इकट्ठा करने आया था। वो जड़ी बूटी जो केवल उत्तरी भूमि में उगती थी। ईशान कुछ ऐसी जड़ी बूटियां गिन सकता था। विशेष रूप से वो जड़ी बूटी जो अन्य स्थानों पर नहीं मिलती। ऐसी केवल एक जड़ी बूटी थी। वो जड़ी बूटी जो इतनी नाजुक थी कि इसे ले जाना मुश्किल था। वो जड़ी बूटी जिसकी संवेदनशील विशेषताएं इसे उगाने में भी कठिनाई देती थी। रंडोर का फूल, यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, लेकिन इसका कोई ज्ञात प्रभाव नहीं था। ये सवाल उठता था कि क्या इसे वास्तव में जड़ी बूटी कहा जाना चाहिए। शायद वो कोई साधारण अल्केमिस्ट नहीं है। वह ऐसी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में गया था। इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं। या तो उसे इसके उपयोग का पता था, या वो सिर्फ इसके प्रति जिज्ञासु था। हम देखेंगे। जब वो पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा तो उसने गांव को देखा। ये लॉर्ड गांव था। गांव में हलचल थी। गांव के लोग केंद्र में इकट्ठा हो गए थे और कुछ पुरुष उन्हें चाकू दिखाकर धमका रहे थे। वहां तैनात सैनिक भी मारे गए थे। स्वरंग तारानकन अनुभवी योद्धा अर्जुन ने अपनी तलवार खींच ली। ये लोग चोर थे। बस इन युवाओं को ले जाओ, हमें अब लौटना चाहिए। इन लड़कियों का क्या? उनके चेहरों को देखो, बेवकूफ। क्या कोई इन्हें खरीदेगा? एक चालाक आवाज। ये चोरों के बीच की बातचीत थी, जो डकैती और मानव तस्करी कर रहे थे। लेकिन क्या बर्बादी है। इन युवाओं को बेचकर जल्दी से कोल्डवुड चले चलते हैं। हे, हाँ, उस क्षेत्र में सुंदर लड़कियां हैं। वहां 5 तैनात सैनिक और 12 लड़के थे जो लड़ाई कर सकते थे, लेकिन चोरों की संख्या 21 थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे वे जीत नहीं सकते थे। ये केवल संख्या और चोरों के मुकाबले अनुभव की तुलना करके आसानी से देखा जा सकता था। इसके अलावा उन पर अचानक हमला किया गया था। डैडी, अमन। कई माता पिता अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक माता पिता अल्केमिस्ट रोहन थे। उन्होंने अपने बेटे अमन को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मुझे वो लड़का चाहिए, बदमाश। हालांकि यह एक व्यर्थ प्रयास था। ये कमजोर अल्केमिस्ट अपने बेटे को मांसपेशियों वाले चोरों से नहीं बचा सकता था। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। चुप रहो। स्मैक, स्मैक, स्मैक। तारानकन। चोर ने रोहन के पेट में कई बार लात मारी। हुर्र। रोहन की आंखें जोर से दर्द के कारण घूमने लगी और उसने एक मौत जैसी कराह निकाली। यह मरता हुआ बदमाश मुझसे टकराने की हिम्मत करता है? जितना लात मारने से पहले रोहन का चेहरा पहले से ही ग्रे हो चुका था। इसके अलावा वो बहुत पतला था, जैसे कोई लकड़ी की छड़ी। डैडी, छोटा बेटा अमन चोर के हाथ से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। डैडी, दोनों बहुत चिल्ला रहे हैं। चोर ने चिढ़ाते हुए कहा। उसने अपनी जांघ से एक डैगर निकाली। अगर तुम्हारे डैडी की मौत हो गई तो क्या तुम चुप रहोगे? इस धमकी के साथ अमन ने अपना मुंह बंद कर लिया। एक और शब्द कहो, फिर देखो मैं क्या करूंगा। स्निफ। ओह, क्या मैंने अभी कुछ सुना? चोर ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, अपनी गंदी दांत दिखाते हुए। उसे पैसे चुराना और लड़कियों के साथ बलात्कार करना पसंद था, लेकिन सबसे मजेदार चीज यही थी, हत्या करना और हत्या से पहले खेलना, जैसे कि अभी। क्या तुम रो रहे थे, है ना? नहीं। वाह, अब तुम बात कर रहे हो।
उसने बच्चे को चिढ़ाना शुरू किया। टस्क, वह पागल आदमी फिर से शुरू कर रहा है। दूसरे चोर भी उसे असहजता से देख रहे थे। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो हमेशा कम से कम एक असामान्य व्यक्ति होता है। इसे जल्दी खत्म करो और बच्चे को ले आओ। हे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। चोर रोहन के सामने झुका, फिर बोला, फिक्र मत करो, मैं उसे एक अच्छे जगह पर बेच दूंगा। उसने रोहन के सामने अमन का चेहरा दिखाते हुए फुसफुसाया, नहीं, अमन, मत जाओ। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अपने बेटे को पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए। अलविदा। चोर ने चाकू को उल्टा पकड़ा। वह रोहन की गर्दन के पीछे चाकू मारने वाला था। उसे लोगों का सिर काटना बहुत पसंद था। डैडी, डैडी, जब लड़का बेताबी से चिल्ला रहा था। पिर्क, तारानकन, यह एक अजीब आवाज थी। न तो कुछ पेनेट्रेटेड होने की आवाज और न ही कुछ टूटने की आवाज। यह आवाज किसी तरह की थी जो इन दोनों के बीच थी। यह आवाज चोर के सिर से आई, जबकि उसका लाल खून चारों ओर फैल गया। क्या था वह? क्या हुआ? चोरों में हड़बड़ी थी। वे चारों ओर ध्यान से देखते हुए उस चोर की ओर बढ़े जो जमीन पर गिरा था। बर्फ, यह एक बर्फ का टुकड़ा था जिसके दोनों ओर धारदार थे, जो चोर के सिर के माध्यम से पेनेट्रेटेड हो गया था। वास्तव में उसका सिर उड़ गया था। कहाँ? ये कहाँ से आया? चोर चारों ओर ध्यान से देख रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बर्फ का टुकड़ा कहाँ से आया। वहां पर एक चोर ने कुछ देखा। उसने पहाड़ी की ओर इशारा किया। प्रांतीय सेना, योद्धा और सैनिक सुंदरता से नीचे की ओर दौड़ रहे थे। यही एकमात्र चीज थी जो उन्होंने दृश्य में देखी, क्योंकि वे पहले से ही स्थिति से घबराए हुए थे। वे यहाँ क्यों हैं? धत तेरी, भागो! फिर भी उनके बीच एक पर्याप्त दूरी थी ताकि वे वहां से भाग सकें। यही निष्कर्ष चोरों ने निकाला। वे इस बात पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर रहे थे। पिर्क, तारानकन, अचानक एक और चोर गिर गया। फिर से यह एक बर्फ का टुकड़ा था। पिर्क, तारानकन, बर्फ के टुकड़े अचानक आए। उन्होंने कभी एक बार भी चूक नहीं की। पिर्क, तारानकन, वे ये भी नहीं समझ पाए कि बर्फ के टुकड़े पहाड़ी के शीर्ष से आ रहे थे जब वे जमीन पर मर रहे थे। बिल्कुल भी बुरा नहीं। पहाड़ी पर ईशान मौजूद था। ईशान की मना क्षमता सेकंड क्लास को पार कर चुकी थी और अब ये थर्ड क्लास स्तर तक पहुंच गई थी। ये केवल प्रशिक्षण के कारण नहीं, बल्कि मोर्गेन अंगूठी के बड़े समर्थन के कारण भी था। मुझे खुशी है कि मैंने इसे बिना किसी संघर्ष के प्राप्त किया। ईशान ने इसे पाने के लिए किसी भी तरह से कोशिश करने की सोची थी। जैसा कि उसने लैंडलॉर्ड से कहा, वह इसे चोरी करने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन उसे यह एक सुखद तरीके से और अच्छे लाभ के साथ मिला। अनंत अतिथि का प्रतीक। इस अंगूठी को पाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? मिस्टर मेज, वे लॉर्ड गांव पहुंचे बिना किसी बड़ी बाधा के। अनुभवी योद्धा अर्जुन ने ईशान के पास जाकर पूछा, क्या कोई घायल हुआ है? आपकी वजह से हमें चोट लगने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन ने सच कहा। पहाड़ी से आने वाली बर्फ की चट्टानें वे चोरों को सटीकता से निशाना बना रही थीं। ईश्वर का शुक्र है कि वह हमारे साथ है। क्या दूसरे देशों के जादूगर भी उससे इतने मजबूत होंगे? अर्जुन युद्ध की चिंता कर रहा था, जो कभी न कभी होगा। उसे एक उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट और ढाल के साथ तैयार रहना चाहिए। हमें पहले शवों को इकट्ठा करना चाहिए। ईशान, जो अर्जुन के विचारों के बारे में नहीं जानता था, ने कहा, हम तुरंत मैक्सपेडन को अपने संदेशवाहक भेजेंगे। ये सभी तैनात सैनिक उसी घर से आए हैं, इसलिए वे इन शवों का ध्यान रखेंगे। मैक्सपेडन का घर, वे मोर्गियन घर की सेवा करते थे और प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग का प्रबंधन करते थे। लॉर्ड गांव का भी प्रबंधन मैक्सपेडन ही कर रहा था। मैं सुझाव देता हूं कि तुम चोरों के शवों को दफना दो या जला दो और गांव वालों को गांव के शव इकट्ठा करने दो। यह एक तेज और स्पष्ट समाधान था। एक योद्धा के रूप में वह तेजी से और कुशलता से कार्य करता था। जैसा तुमने कहा वैसा ही करें। हाँ, मिस्टर मेज।
ईशान ने अर्जुन के सुझाव को स्वीकार किया। ईशान को उनका कमांडर माना गया। काफिले में सभी ने ईशान को अपना कमांडर माना। उसकी उम्र कोई समस्या नहीं थी। मैं आशा करता हूं कि वह नहीं मरा। ईशान ने बचे हुए गांव वालों को देखा। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ दुख में थे, जिनके परिवार और पड़ोसी मारे गए थे। रोहन उनमें से एक होना चाहिए। रोहन, दोस्त, जागो, डैडी, डैडी। ईशान ने उन चिंतित आवाजों को सुना। रोहन अल्केमिस्ट का नाम था। ईशान उनके पास गया। हूँ। अल्केमिस्ट रोहन जमीन पर पड़ा था। ईशान को देखकर आश्चर्य हुआ। ये पीली त्वचा, सफेद बाल, उभरे हुए भौं, धसी हुई कनपटी, पतला कुपोषित शरीर। मना की लत। आमतौर पर इसे ईश्वर का श्राप कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, केवल कुछ विशेष शरीर प्रकार के लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। अल्केमिस्ट के लक्षण स्पष्ट रूप से यह संकेत कर रहे थे कि वह मना का आदी था। लक्षण ये भी दिखाते थे कि वह इससे लंबे समय से पीड़ित था। यह मना की लत ही होनी चाहिए। शरीर के 4 प्रकार होते हैं। सामान्य शरीर प्रकार को छोड़कर 3 विशेष प्रकार होते हैं। जिस शरीर प्रकार में मना हृदय और मना मस्तिष्क दोनों होते हैं। मना हृदय शरीर के अंदर मना को संचित करता है और उसे चक्रित करता है। मना मस्तिष्क जो शरीर के अंदर संचित मना का उपयोग करता है और उसे शरीर के बाहर छोड़ता है। जिस शरीर प्रकार में केवल मना हृदय होता है, चूंकि इस प्रकार में मना मस्तिष्क नहीं होता, जादू संभव नहीं होता। हालांकि ये प्रकार अपने अंदर मना को संचित कर सकता है और इसके साथ अपने शरीर को मजबूत कर सकता है। इनमें से अधिकांश शाही योद्धाओं के रूप में विकसित होते हैं। जिस शरीर प्रकार में केवल मना मस्तिष्क होता है, मना मस्तिष्क का स्रोत मना होता है। हालांकि ये शरीर प्रकार अपने आप मना उत्पन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये बेकार होता है। ये वास्तव में समस्याग्रस्त है। इस शरीर प्रकार के लिए मना आवश्यक है। अगर किसी भी कारणवश मना सही मात्रा से अधिक दिया जाए, तो शरीर में फंसा हुआ अतिरिक्त मना उनके मना मस्तिष्क को उत्तेजित करता रहेगा, उनके पूरे जीवन काल में, हर एक पल। शब्दशः यह एक लत है। बेशक उनके शरीर में मना को इंजेक्ट करना सामान्य स्थिति नहीं होती। केवल जादूगर ही उन्हें मना इंजेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ जादूगर देखे हैं जिनमें अजीब लक्षण होते हैं। ईशान ने रोहन के सामने झुककर देखा। अगर वह उसे अकेला छोड़ता तो वह जल्द ही मर जाता। हालांकि ईशान उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे प्राथमिक चिकित्सा दे सकता था। 1 सेकंड दो। ईशान ने अपने हाथों को रोहन पर रखा। मना को इंजेक्ट करके उसने पहले लक्षणों का इलाज किया। पंत पंत पंत। फिर रोहन ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। उसका चेहरा गहरी पीली से सुधरने लगा। उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। अब उसका इलाज करो। क्या? आह हाँ, थैंक यू। वो व्यक्ति जो रोहन का पड़ोसी लग रहा था, उसने रोहन को स्थिरता से खड़ा होने में मदद की, जबकि ईशान को झुकाकर धन्यवाद किया। मेरे डैडी, क्या वो ठीक है? लड़का ईशान के समान आयु का लग रहा था, शायद उससे थोड़ा छोटा। कुछ समय तक मना के आदि का स्थायी इलाज। ईशान को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने केवल अस्थायी उपचारों के बारे में जाना था। तो फिर वो फिर से ऐसा होगा। हाँ, सही है। लड़के का चेहरा रोते हुए हो गया। अल्केमिस्ट के लिए कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए केवल 2 विकल्प बचे थे, जादूगरों से मना इंजेक्ट कराना या मर जाना। उसके पास केवल ये 2 विकल्प थे। जल्दी जल्दी मुझे उस फूल को ढूंढना है जो मेरे पिता ने कहा था। लड़के ने मर्मर किया। ईशान ने उसके मर्मरिंग का एक भाग सुना। फूल फूल शब्द ने ईशान को बहुत चिंतित कर दिया। क्या ये रंडोर का फूल होगा? उसने इसे उपचार के रूप में कहा। जैसे अचानक ईशान को कुछ समझ में आया। वो जड़ी बूटी जिसे एक मना का आदि अल्केमिस्ट ढूंढ रहा है। वो जड़ी बूटी जिसे अल्केमिस्ट के बेटे ने मना के आदि के लिए उपचार समझा। मना के आदि के लिए एक इलाज होने के लिए इसे क्या प्रभाव होना चाहिए?
ये शरीर में फंसे हुए अतिरिक्त मना के साथ निपटना चाहिए। मना न्यूट्रलाइजेशन। ईशान चौंक गया। एक जड़ी बूटी का प्रभाव जो मना को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर यह सच है, रक्त वाहिकाओं में मना को न्यूट्रलाइज करने वाला एक जहर। आवाज ने उसकी यादों में हलचल मचा दी। जब उसने समय पीछे किया, वो क्षण जब उसे राजन द्वारा जहर दिया गया था। ईशान ने उसकी पहली पंक्ति याद की, जो जहर मैंने लिया, ये घातक जहर था जो राजन ने ईशान की हत्या करने और दुनिया के सभी जादूगरों को खत्म करने के लिए तैयार किया था। मुझे बेहतर तरीके से जांच करनी चाहिए। ईशान ने जल्दी से रोहन की ओर देखा। उससे पूछना अधिक स्पष्ट होगा बजाय लड़के से। तभी, अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? अमन, जिस आदमी ने रोहन को उठाया, उसने चिल्लाया। लड़का गांव से बाहर भागा। वो शायद अपने पिता द्वारा बताए गए फूल को खोजने गया था। अमन आश्चर्यजनक रूप से ईशान को नाम से परिचित था। ये गंगा में एक सामान्य नाम था, हालांकि वर्तमान स्थिति ने उसके नाम को विशेष बना दिया। अल्केमिस्ट और विरोधी जादू की जड़ी बूटी, इन दो कुंजी शब्दों ने उसके नाम को कुछ खास बना दिया। रॉयल अल्केमिस्ट अमन हमोन। उसने साम्राज्य के इतिहास में सबसे महान अल्केमिस्ट को याद किया। सही है, अब मुझे याद आया। उसने नाम अमन को धीरे धीरे उच्चारण किया। फिर उसने उसके बारे में विवरण याद किया। वो शुरुआत में एक गुलाम था। अगर ईशान लॉर्ड गांव नहीं गया होता, तो उसे चोरों द्वारा एक सेवक के रूप में बेचा जाता, ठीक उसी तरह जैसे उसके पूर्व जीवन में। विशेष रूप से उसे जादूगरों से नफरत थी। केवल जादूगर ही किसी दूसरे व्यक्ति में मना इंजेक्ट कर सकते थे। यह जरूर कोई जादूगर ही था जिसने उसके पिता को मना का आदी बनाया। तो क्या वास्तव में वह ईशान ने बाहर भागते हुए अमन को देखा? इसके अलावा वह ईशान के समान आयु का लग रहा था। राजन, ईशान और अमन सभी अपने पिछले जीवन में लगभग समान आयु के थे। हाँ, ईशान एक पागल की तरह हंस पड़ा। वह गांव जहां वह केवल कुछ औषधियां प्राप्त करने आया था, वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसकी वह पूरी तरह से उम्मीद नहीं कर रहा था। राजन, इस बार लड़का जो साम्राज्य का सबसे महान अल्केमिस्ट बनने की क्षमता रखता था, वह अल्केमिस्ट जो राजन की तरफ खड़ा होगा। ईशान जल्दी से अमन का पीछा करने लगा। इस बार तुम उसे नहीं ले जा सकोगे। बिल्कुल भी बुरा नहीं। पहाड़ी पर ईशान मौजूद था। ईशान की मना क्षमता सेकंड क्लास को पार कर चुकी थी और अब ये थर्ड क्लास स्तर तक पहुंच गई थी। ये केवल प्रशिक्षण के कारण नहीं, बल्कि मोर्गन अंगूठी के बड़े समर्थन के कारण भी था। मुझे खुशी है कि मैंने इसे बिना किसी संघर्ष के प्राप्त किया। ईशान ने इसे पाने के लिए किसी भी तरह से कोशिश करने की सोची थी। जैसा कि उसने लैंडलॉर्ड से कहा, वह इसे चोरी करने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन उसे यह एक सुखद तरीके से और अच्छे लाभ के साथ मिला। अनंत अतिथि का प्रतीक। इस अंगूठी को पाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? मिस्टर मेज, वे लॉर्ड गांव पहुंचे बिना किसी बड़ी बाधा के। अनुभवी योद्धा अर्जुन ने ईशान के पास जाकर पूछा, क्या कोई घायल हुआ है? आपकी वजह से हमें चोट लगने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन ने सच कहा। पहाड़ी से आने वाली बर्फ की चट्टानें वे चोरों को सटीकता से निशाना बना रही थीं। ईश्वर का शुक्र है कि वह हमारे साथ है। क्या दूसरे देशों के जादूगर भी उससे इतने मजबूत होंगे? अर्जुन युद्ध की चिंता कर रहा था, जो कभी न कभी होगा। उसे एक उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट और ढाल के साथ तैयार रहना चाहिए। हमें पहले शवों को इकट्ठा करना चाहिए। ईशान, जो अर्जुन के विचारों के बारे में नहीं जानता था, ने कहा, हम तुरंत मैक्सपेडन को अपने संदेशवाहक भेजेंगे। ये सभी तैनात सैनिक उसी घर से आए हैं, इसलिए वे इन शवों का ध्यान रखेंगे। मैक्सपेडन का घर, वे मोर्गियन घर की सेवा करते थे और प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग का प्रबंधन करते थे। लॉर्ड गांव का भी प्रबंधन मैक्सपेडन ही कर रहा था। मैं सुझाव देता हूं कि तुम चोरों के शवों को दफना दो या जला दो और गांव वालों को गांव के शव इकट्ठा करने दो। यह एक तेज और स्पष्ट समाधान था। एक योद्धा के रूप में
वह तेजी से और कुशलता से कार्य करता था। जैसा तुमने कहा वैसा ही करें। हाँ मिस्टर मेज। ईशान ने अर्जुन के सुझाव को स्वीकार किया। ईशान को उनका कमांडर माना गया। काफिले में सभी ने ईशान को अपना कमांडर माना। उसकी उम्र कोई समस्या नहीं थी। मैं आशा करता हूं कि वह नहीं मरा। ईशान ने बचे हुए गांव वालों को देखा। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ दुख में थे, जिनके परिवार और पड़ोसी मारे गए थे। रोहन उनमें से एक होना चाहिए। रोहन, दोस्त, जागो, डैडी, डैडी। ईशान ने उन चिंतित आवाजों को सुना। रोहन अल्केमिस्ट का नाम था। ईशान उनके पास गया। हूँ। अल्केमिस्ट रोहन जमीन पर पड़ा था। ईशान को देखकर आश्चर्य हुआ। ये पीली त्वचा, सफेद बाल, उभरे हुए भौं, धसी हुई कनपटी, पतला कुपोषित शरीर। मना की लत। आमतौर पर इसे ईश्वर का श्राप कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, केवल कुछ विशेष शरीर प्रकार के लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। अल्केमिस्ट के लक्षण स्पष्ट रूप से यह संकेत कर रहे थे कि वह मना का आदी था। लक्षण ये भी दिखाते थे कि वह इससे लंबे समय से पीड़ित था। यह मना की लत ही होनी चाहिए। शरीर के 4 प्रकार होते हैं। सामान्य शरीर प्रकार को छोड़कर 3 विशेष प्रकार होते हैं। जिस शरीर प्रकार में मना हृदय और मना मस्तिष्क दोनों होते हैं। मना हृदय शरीर के अंदर मना को संचित करता है और उसे चक्रित करता है। मना मस्तिष्क जो शरीर के अंदर संचित मना का उपयोग करता है और उसे शरीर के बाहर छोड़ता है। जिस शरीर प्रकार में केवल मना हृदय होता है, चूंकि इस प्रकार में मना मस्तिष्क नहीं होता, जादू संभव नहीं होता। हालांकि ये प्रकार अपने अंदर मना को संचित कर सकता है और इसके साथ अपने शरीर को मजबूत कर सकता है। इनमें से अधिकांश शाही योद्धाओं के रूप में विकसित होते हैं। जिस शरीर प्रकार में केवल मना मस्तिष्क होता है, मना मस्तिष्क का स्रोत मना होता है। हालांकि ये शरीर प्रकार अपने आप मना उत्पन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये बेकार होता है। ये वास्तव में समस्याग्रस्त है। इस शरीर प्रकार के लिए मना आवश्यक है। अगर किसी भी कारणवश मना सही मात्रा से अधिक दिया जाए, तो शरीर में फंसा हुआ अतिरिक्त मना उनके मना मस्तिष्क को उत्तेजित करता रहेगा, उनके पूरे जीवन काल में, हर एक पल। शब्दशः यह एक लत है। बेशक उनके शरीर में मना को इंजेक्ट करना सामान्य स्थिति नहीं होती। केवल जादूगर ही उन्हें मना इंजेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ जादूगर देखे हैं जिनमें अजीब लक्षण होते हैं। ईशान ने रोहन के सामने झुककर देखा। अगर वह उसे अकेला छोड़ता तो वह जल्द ही मर जाता। हालांकि ईशान उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे प्राथमिक चिकित्सा दे सकता था। 1 सेकंड दो। ईशान ने अपने हाथों को रोहन पर रखा। मना को इंजेक्ट करके उसने पहले लक्षणों का इलाज किया। पंत पंत पंत। फिर रोहन ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। उसका चेहरा गहरी पीली से सुधरने लगा। उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। अब उसका इलाज करो। क्या? आह हाँ, थैंक यू। वो व्यक्ति जो रोहन का पड़ोसी लग रहा था, उसने रोहन को स्थिरता से खड़ा होने में मदद की, जबकि ईशान को झुकाकर धन्यवाद किया। मेरे डैडी, क्या वो ठीक है? लड़का ईशान के समान आयु का लग रहा था, शायद उससे थोड़ा छोटा। कुछ समय तक मना के आदि का स्थायी इलाज। ईशान को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने केवल अस्थायी उपचारों के बारे में जाना था। तो फिर वो फिर से ऐसा होगा। हाँ, सही है। लड़के का चेहरा रोते हुए हो गया। अल्केमिस्ट के लिए कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए केवल 2 विकल्प बचे थे, जादूगरों से मना इंजेक्ट कराना या मर जाना। उसके पास केवल ये 2 विकल्प थे। जल्दी जल्दी मुझे उस फूल को ढूंढना है जो मेरे पिता ने कहा था। लड़के ने मर्मर किया। ईशान ने उसके मर्मरिंग का एक भाग सुना। फूल फूल शब्द ने ईशान को बहुत चिंतित कर दिया। क्या ये रंडोर का फूल होगा? उसने इसे उपचार के रूप में कहा। जैसे अचानक ईशान को कुछ समझ में आया। वो जड़ी बूटी जिसे एक मना का आदि अल्केमिस्ट ढूंढ रहा है।
वो जड़ी बूटी जिसे अल्केमिस्ट के बेटे ने मना के आदि के लिए उपचार समझा, मना के आदि के लिए एक इलाज होने के लिए इसे क्या प्रभाव होना चाहिए? ये शरीर में फंसे हुए अतिरिक्त मना के साथ निपटना चाहिए। मना न्यूट्रलाइजेशन। ईशान चौंक गया। एक जड़ी बूटी का प्रभाव जो मना को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर यह सच है, रक्त वाहिकाओं में मना को न्यूट्रलाइज करने वाला एक जहर। आवाज ने उसकी यादों में हलचल मचा दी। जब उसने समय पीछे किया, वो क्षण जब उसे राजन द्वारा जहर दिया गया था। ईशान ने उसकी पहली पंक्ति याद की, जो जहर मैंने लिया, ये घातक जहर था जो राजन ने ईशान की हत्या करने और दुनिया के सभी जादूगरों को खत्म करने के लिए तैयार किया था। मुझे बेहतर तरीके से जांच करनी चाहिए। ईशान ने जल्दी से रोहन की ओर देखा। उससे पूछना अधिक स्पष्ट होगा बजाय लड़के से। तभी, अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? अमन, जिस आदमी ने रोहन को उठाया, उसने चिल्लाया। लड़का गांव से बाहर भागा। वो शायद अपने पिता द्वारा बताए गए फूल को खोजने गया था। अमन आश्चर्यजनक रूप से ईशान को नाम से परिचित था। ये गंगा में एक सामान्य नाम था, हालांकि वर्तमान स्थिति ने उसके नाम को विशेष बना दिया। अल्केमिस्ट और विरोधी जादू की जड़ी बूटी, इन दो कुंजी शब्दों ने उसके नाम को कुछ खास बना दिया। रॉयल अल्केमिस्ट अमन हमोन। उसने साम्राज्य के इतिहास में सबसे महान अल्केमिस्ट को याद किया। सही है, अब मुझे याद आया। उसने नाम अमन को धीरे धीरे उच्चारण किया। फिर उसने उसके बारे में विवरण याद किया। वो शुरुआत में एक गुलाम था। अगर ईशान लॉर्ड गांव नहीं गया होता, तो उसे चोरों द्वारा एक सेवक के रूप में बेचा जाता, ठीक उसी तरह जैसे उसके पूर्व जीवन में। विशेष रूप से उसे जादूगरों से नफरत थी। केवल जादूगर ही किसी दूसरे व्यक्ति में मना इंजेक्ट कर सकते थे। यह जरूर कोई जादूगर ही था जिसने उसके पिता को मना का आदी बनाया। तो क्या वास्तव में वह ईशान ने बाहर भागते हुए अमन को देखा? इसके अलावा वह ईशान के समान आयु का लग रहा था। राजन, ईशान और अमन सभी अपने पिछले जीवन में लगभग समान आयु के थे। हाँ, ईशान एक पागल की तरह हंस पड़ा। वह गांव जहां वह केवल कुछ औषधियां प्राप्त करने आया था, वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसकी वह पूरी तरह से उम्मीद नहीं कर रहा था। राजन, इस बार लड़का जो साम्राज्य का सबसे महान अल्केमिस्ट बनने की क्षमता रखता था, वो अल्केमिस्ट जो राजन की तरफ खड़ा होगा। ईशान जल्दी से अमन का पीछा करने लगा। इस बार तुम उसे नहीं ले जा सकोगे।